एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, सही, मार्केट अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के सर पे वो नहीं है, टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट दूसरी चीज़ों पे अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट को हासिल करने हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, स्टेबल इन्फ्लेशन हो गया, लो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मार्केट फेलियर कम से कम करते चले जाएं, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करते चले जाएं, डी मैरिड गुड्स को डिस्करेज करवाएं, मैरिड गुड्स को प्रमोट करवाएं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ वाली जो प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो। तो ये जो सब कुछ है, इतनी सारी गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी तरफ गवर्नमेंट फोकस हो, ठीक है। वो और जो फॉरेक्स मार्केट है उसको उसके हाल पे छोड़ दें, सही। तो एक तो ये फ़ायदा है इसका कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। फिर दूसरा ये गवर्नमेंट को अपनी जेब से मार्केट को रेगुलेट नहीं करना पड़ता, है ना। अभी गवर्नमेंट को अपनी जेब से डॉलर मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट के अपने रिजर्व्स हैं, डॉलर रिजर्व्स हैं, वो रिलीज़ करने पड़ रहे हैं अगर, तो उससे गवर्नमेंट के रिजर्व्स में कमी आएगी, ठीक है। उससे जब इम्पोर्ट का बिल क्लियर करना होगा, जब माल ख़रीदते हैं तो पेमेंट्स डॉलर में करनी होती है, और आपकी लोकल आवाम जो भी सब आपके कस्टमर्स हैं, उन्होंने तो अपने बैंक अकाउंट से रुपीज़ में पेमेंट रिलीज़ की। गवर्नमेंट का काम है उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके पे करना, तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करके, वो डॉलर रिजर्व्स गवर्नमेंट ने अगर जो है वो मार्केट के अंदर रिलीज़ किए हुए हैं खाली डॉलर सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में, ताकि हमारी लोकल पाकिस्तानी रुपीज़ जो वो स्ट्रांग हो सके किसी तरह। पर इस चक्कर में गवर्नमेंट की अपनी पॉकेट से कितना जा सकता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में टेंशन नहीं होते, खुद ही फिर ऑटो एडजस्ट हो रहा होता है, उसके ऊपर लगे नहीं रहना पड़ता, उसकी टो में नहीं लगे रहना पड़ता कितना होना है कितना नहीं होना है। फिर स्पेकुलेटर्स जो है ना, उनके लिए स्पेकुलेटर्स फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ही काम कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या स्पेकुलेशन करेंगे, वो तो वहीं रहेगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना उसमें कि बहुत ही अंधाधुन रेट बढ़ जाए तो कमा लें। लेकिन वो एक स्पेकुलेटर्स, वो अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है ना, तो कभी कभी स्पेकुलेटर्स को बहुत बड़े रिस्क भी आ सकते हैं। तो पता चला एकदम ही उन्होंने एक्सपेकुलेट किया कि अप्रिशिएट होगी और वो नहीं हुई, डाउनफॉल पे चली गई, तो लॉस में चले जाएंगे, सही है। सो स्पेकुलेटर्स के लिए नुकसान रिस्क होता है इसमें, लेकिन फ़ायदा भी होता है स्पेकुलेटर्स को इसी के अंदर। लेकिन अभी हम स्पेकुलेटर्स के फ़ायदे का नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं ओवरऑल इकॉनमी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का और फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो इकॉनमी ऑटो एडजस्ट होती है प्राइसिंग वाइज। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो जाती है, इन चीज़ों से इंटरवेंशन करना नहीं पड़ा। तीसरी चीज़ ये स्पेकुलेटर्स जो है वो थोड़ा देख दाख के चलते, कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं लेते, पता चला फ्लक्चुएटिंग उनको बहुत बड़े लॉस हो जाए, क्लियर। और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि आपके जो इन्फ्लेशन है वो बार बार, मतलब चीज़ों के प्राइसेस बार बार नहीं बढ़ रहे होता, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा होता तो लोगों को मेन्यू कॉस्ट भी आ रही होती है कि जो उन्होंने प्लान किया था, प्लान उसी हिसाब से कॉस्ट नहीं है सारी, जो मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर नुकसान की तरफ बता रहा हूँ कि बार बार जो है ना फ्लक्चुएशन होती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, बार बार प्राइसेस आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो कोई प्लानिंग, रिलायबल प्लानिंग नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लो हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी आपकी वॉलेटाइल है, ठीक है ना। तो ये फ़ायदे नुकसान लिखे हैं उसमें। स्पेकुलेटर्स को लेके फ़वाइद में भी लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेटर्स जो है ना थोड़ा संभल के चलते हैं, क्योंकि कोई रिस्क भी ना हो जाए उनको बहुत बड़ा ना, फ्लक्चुएट हो रहा है, उनके हक में भी फ्लक्चुएट हो सकता है, उनके खिलाफ भी तो फ्लक्चुएट हो सकता है ना। जब वो अप्रिशिएशन इमेजिन कर रहे हो और डेप्रिशिएट हो जाए करेंसी, इन्होंने सोचा कि अप्रिशिएट होगी आगे और बहुत सारे डॉलर्स दे के ख़रीद लिए, और वो डेप्रिशिएट हो गई करेंसी, तो वो जो ख़रीदे हुए डॉलर्स है और कम में बिकेंगे, क्लियर है। और दूसरी तरफ ये नुकसानात में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में देखें तो स्पेकुलेटर्स जो है वो फ्लोट कर सकते हैं एक्सचेंज रेट को। जो बड़े बड़े माफियाज मिल के बहुत सारी करेंसी उठा ली मार्केट से, तो मार्केट से बहुत सारी करेंसी उठा ली, अगर फॉरेन करेंसी आपने अपने पास होल्डिंग कर ली, तो आम जो लोकल्स हैं उनके लिए वो करेंसी रह नहीं कि ख़रीद के वो कुछ मंगवा सके या बाहर ट्रैवलिंग के लिए लेके जा सके, उनके लिए प्राइसेस ऊपर चले आते हैं। तो स्पेकुलेटर्स की तरफ से अटैक्स होते भी हैं और स्पेकुलेटर्स संभल के रहते भी हैं, दोनों चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। इकोनॉमी के दोनों तरफ से मतलब फ़वाइद और नुकसान के अंदर आप उस बार मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो हमेशा हेडिंग को दोबारा पढ़ लेने का एक दफ़ा कि क्या हो रही है बात, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ये फ़ायदा स्टेबिलिटी है कि कोई भी जो है ना इतना फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट नहीं, तो इमेजिन कर सकता है, ठीक है, अगर 250 के आसपास ही रहेगा, PKR 270 में वैसे आसपास है, तो 270 रुपीज़ का एक अगर US डॉलर है तो उसी के आसपास अगर रहना है,
तो कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉलर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो कोई बिजनेस अपने प्लांट्स को एक्सपेंड करना है, या जिसको जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है वो सोचता है मैं इंपोर्ट करके जिस प्राइस टैग पे सेल करना चाहता हूँ, जिस कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट मुझे प्रोडक्ट निकालनी है उसके कॉम्पिटिटर से लो प्राइस पे मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ और बेच भी सकता हूँ। लेकिन ये हो गया अगर कि अचानक से डॉलर महंगा हो गया, हमारी करेंसी वीक हो गई, तो वो चीज़ जो 270 का डॉलर पड़ा था अब वो 280-90 का पड़ना शुरू हो गया डॉलर, तो 5-6% से अगर मेरी डॉलर एक्सपेंसिव हो गया तो मेरा रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाएगा 5-6% से। तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन मैंने सिर्फ 8% रखा था, 5-6% और नीचे गिर गया, तो फिर मैं क्या 2-3% का करूंगा? इससे अच्छा तो मैं वो कहीं और जमा कर दूं पैसा, उससे बेहतर रिटर्न तो कहीं और से मिल जाएगा। सही है। तो उनके लिए एक अनसर्टेनिटी रहती है वॉलेटाइल में, लेकिन जो फिक्स एक्सचेंज रेट है जो एक रेंज के अंदर रहता है वो स्टेबली प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, इन्वेस्टर लोकल भी तो होते हैं, वो भी प्लान कर सकते हैं। अच्छा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ऐसी इकॉनमी जो कि स्टेबल है वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाना चाहेंगे। और वो कौन सी इकॉनमी होगी जहाँ पर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हो, जहाँ पर आपकी इन्फ्लेशन स्टेबल रहती है, और इन चीज़ों का बड़ा ताल्लुक होता है आपके एक्सचेंज रेट से भी, फॉरेन ट्रेड के। जी, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी कम होती है फिक्स एक्सचेंज रेट वाली इकॉनमी में। क्या वो लेके करेंगे? ले लिया उन्होंने कि अभी शायद लो है करेंसी, अभी जो है ना 270 का रुपए का $1 है, ले लेते हैं, उसको जब बढ़ जाएगा बेचेंगे। पर वो तो बढ़ ही नहीं रहा, वो 271-72 का हो गया, 275 का हो गया मैक्स। मतलब वो इतना, और उसके लिए वेट आप कितना कर रहे हो? वो 2-3% ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ऐसा हो तो दे विल नॉट बी मच इंटरेस्टेड अबाउट इट। तो वो जितनी भी इकॉनमीज हैं कि जहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर स्पेक्यूलेटर्स के लिए वॉल्यूम पे तो चांदी है कि वो ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांजेक्शंस करते रहे, बहुत सारे डॉलर्स खरीद के जो है वो अपने बाइंग रेट पे खरीदें और अपने सेलिंग रेट पे सेल करें, बीइंग एन एक्सचेंज कंपनी। तो वो तो मिनिमल प्रॉफिट्स कमाते ही अपना वो, लेकिन वो स्टेबल इकॉनमी वाले प्रॉफिट है जैसे ट्रेडर कमाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि छक्के लग जाएंगे बड़े बड़े, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी कम हो जाती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी रहती है। तो वो जो एक्सचेंज कंपनीज है उनको स्पेक्यूलेटर्स मत समझना, उनका प्राइम एक्टिविटी है ट्रेडिंग एक्टिविटी, कि वो डॉलर्स अवेलेबल करके देते हैं, पर वो इतना ज़्यादा मार्जिन पे थोड़ी सेल करते हैं, वो थोड़ा बहुत मार्जिन मिलता है। उनके बाइंग रेट और सेलिंग रेट में कुछ पॉइंट्स में फर्क आता है, बस दैट्स इट। क्लियर है। तो लेकिन स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी की बात करें, और बहुत सारी एक्सचेंज कंपनी करती होंगी, डॉलर खरीदने का है नहीं, अभी डॉलर नहीं, हालांकि है लेकिन होल्डिंग की हुई है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है चंद दिन में बढ़ जाएंगे प्राइस। तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी जो है वो वॉलेटाइल इकॉनमी, जो मतलब फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर कम होती है क्योंकि फिक्स में इतना फ्लक्चुएट होता नहीं है। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फिर आपकी डिसिप्लिन हो सकती है, ठीक है, इन अ वे कि द सेंट्रल बैंक इज कंपेल्ड टू क्राफ्ट द मॉनेटरी पॉलिसीज दैट नॉट ओनली टारगेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स बट आल्सो कंसिडर इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट। कि आप जब मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हो तो आपको इस चीज़ का जहन में रखना है कि बीइंग अ गवर्नमेंट आप अब इंटरवीन कर रहे हो एक्सचेंज रेट की मार्केट में, उसको फिक्स्ड मैनेज करने के लिए ना। तो आप जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे होगे तो इंटरेस्ट रेट्स और वो आप सिर्फ ऐसे नहीं छेड़ सकते। आप इंटरेस्ट रेट्स को अगर कम करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से ये भी देख लेना कि फिर कहीं आपकी जो मनी सप्लाई बढ़ने से जो करेंसी वीक हो गई तो डॉलर आपके लिए महंगे भी हो जाएंगे। तो वहाँ तक भी सोचना पड़ेगा क्योंकि अब आप ही मैनेज कर रहे हो वाली मार्केट में। लेकिन वो तो छोड़ दो ना, वो फ्री फ्लोट है, वो उस पर जो भी इम्पैक्ट है, हम तो खाली इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं। अगर ऐसा होता मामला तो फिर वो आप ठीक है इतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फ्लोटिंग में था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आपको उस तरफ भी फोकस रखना है कि मैं जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाऊंगा एक्सचेंज रेट कम करूंगा या एक्सचेंज रेट बढ़ाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट, सॉरी नॉट एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट कम करूंगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हो तो उसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे भी आएगा। मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो एक्सचेंज रेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गर एक्सचेंज रेट में फिर ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक्सपोर्ट मार्केट लूज कर जाओ, क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन है वो ऐसी है जिसके बारे में लोग इलास्टिक है, आपके जो फॉरेन कस्टमर्स है, और आपकी करेंसी स्ट्रांग होने का मतलब है उनके लिए महंगा पड़ना। और एक्सपोर्ट्स किसी के लिए महंगी पड़ जाए वो छोड़ देगा अगर वो आपके हवाले से इलास्टिक हो, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो छोड़ सकता हो, उसको प्राइस बढ़े। तो अगर वहाँ तक सोचना है तो आप कहोगे नहीं इतना एक्सचेंज, इतना इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दो कि मनी सप्लाई बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए रुपीज़ की और सब सेविंग करना शुरू हो जाए, पीकेआर इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट अफेक्ट हो, या इतना इंटरेस्ट रेट ना गिरा दो कि मनी सप्लाई इतनी बढ़ जाए कि पीकेआर इतना वीक हो जाए कि जो हम इंपोर्ट करवाते हैं वो फिर हमें बहुत ही महंगा पड़ना शुरू हो जाए।
और उस चक्कर में जो है इन्फ्लेशन इतनी बन जाए मार्केट के अंदर के कंज्यूमर भाग जाए चीज़ें खरीदे ना, तो बहुत सारी कनेक्टिविटी बन सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ एफएक्स एक्सचेंज रेट, ट्रेड ऑफ्स विद अदर पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी है, वो नहीं बना रही इस चक्कर में कि नहीं एक्सचेंज रेट हर्ट ना हो जाए, तो हो सकता है वो एक पॉलिसी और काम की पॉलिसी होनी थी, एक्सचेंज रेट को देखने के चक्कर में वो भी छोड़ दी। या अगर एक्सचेंज रेट की तरफ को मैनेज करने के लिए इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो पैसा जो वहाँ खर्च हो रहा है, वो पैसा कहीं और जो खर्च होना था वहाँ नहीं हो रहा। क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना हर चीज़ की, तो वहाँ से कहीं लूज आउट कर गए तो ये नुकसान है। फिर रिजर्व डिप्लीशन, गवर्नमेंट को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से पैसा निकाल के मार्केट में रिलीज करना पड़ता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास दिरहम्स है, रियाल्स है, यूएस डॉलर्स है, यूरोज है, पाउंड है, कितने किस्म की करेंसी गवर्नमेंट के पास हैं, क्योंकि अलग अलग जगह की ममालिक के अलग अलग कस्टमर्स ने अलग अलग उसमें पे किया हो लेट्स सपोज गवर्नमेंट को, तो अलग अलग करेंसीज हो सकती है। या वो ट्रैवलर्स आते हैं जब किसी दूसरे मुल्क से, वो अपने साथ जो करेंसी लाते हैं वो कन्वर्ट कराते हैं, वो गवर्नमेंट तक अगर पहुंच गई, कुछ भी अगर इस तरह से है, तो गवर्नमेंट के पास रिजर्व जमा होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें मेनली यूएस डॉलर ही है, तो वो निकाल के गवर्नमेंट को जो है मार्केट में रिलीज करना पड़ता है ताकि यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ाएं, ताकि यूएस डॉलर वीक हो, ताकि हमारी लोकल करेंसी स्ट्रांग हो। अगर ये करना पड़ा गवर्नमेंट को, तो कितने सारे रिजर्व्स गवर्नमेंट की जो है डिप्लीट हो सकते हैं। ठीक है? इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, अच्छा मैनेज्ड फ्लोट के अंदर आपकी इकोनॉमी की ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट को आपने उसके ऊपर नहीं छोड़ा ना, तो किसी किसी का इम्बैलेंस आ सकता है। जिस इम्बैलेंस की एक मैं मिसाल देता हूं, वो लफ्ज अभी यहां बता रहा हूं, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, परचेजिंग पावर पेरिटी, ठीक है ना, परचेजिंग पावर पेरिटी हर्ट हो सकती है। परचेजिंग पावर पेरिटी फ्री फ्लोट के अंदर ज़्यादा मेंटेन रह सकती है, वरना मैनेज्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, मतलब मैनेज फ्लोट के अंदर, जिसको डर्टी फ्लोट भी कहता है, उसके अंदर परचेजिंग पावर पेरिटी जो है वो इम्बैलेंस हो सके, उसमें इम्बैलेंस आ सकता है। अब ये पीपीपी होता क्या है? पीपीपी ये होता है परचेजिंग पावर पेरिटी के, अगर इसके लिए यूज किया जाता है मैक इंडेक्स। ठीक है? मैक इंडेक्स मैकडोनल्ड्स का बनाया हुआ एक इंडेक्स अबाउट इट्स बर्गर। मैकडोनल्ड्स की जो बर्गर एक्टिविटी है उसको देखते हुए मैक इंडेक्स बनाया गया है। मैक डोनाल्ड का हो गया या बर्गर किंग का हो गया, ये वो है जो स्टैंडर्ड है दुनिया भर में। ठीक है? गोया कि अभी जो है वो इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, उस नज़र से अब सोचे ज़रा इसको कि मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में खाया जाता है, उसका जो बर्गर है जिस स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है वो पूरी दुनिया में वही स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो अब वही सेम बर्गर अगर मिसाल के तौर पे यूएसए के अंदर $1 का हो, ठीक है, या चलो एक है बिग मैक, लेट्स सपोज वो $2 का है यूएस में, लेट्स सपोज, और पाकिस्तान में वो बिग मैक लेट्स सपोज 500 रुपए का है। ठीक है? और पाकिस्तान में $1 जो है ये बिग मैक के प्राइस है, और पाकिस्तान में जो कन्वर्जन है $1 वो कन्वर्ट होता है 300 रुपए में। ठीक है? तो उस हिसाब से पाकिस्तान में अगर वो 300 रुपए, $1 को 300 में कन्वर्ट कराएं तो $1.6 जो है वो ऑलमोस्ट $1.66 जो कन्वर्ट होंगे वो होंगे 500 रुपए में। $1 अगर 300 का है, $1 की नोट दो और 300 रुपए मिल रहा है, तो $1.66 के बदले 500 रुपए मिल जाएंगे, और 500 रुपए से वो बर्गर आ जाएगा बिग मैक, तो $2 से सस्ता पड़ा पाकिस्तान में। तो इसे कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी मेंटेन नहीं, मौजूद नहीं है। तो जब ऐसा होता है, सही है ना, तो फिर क्या होता है कि वो कंट्री जहां पर ये देखते हैं कि यार नहीं, यहाँ हमारे मुल्क में $2 की ये चीज़ है जो किसी और मुल्क में $1.6 की है, पाकिस्तान में कितने की पड़ी होगी? $1.6 की, तो वो अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ऐसे ही नहीं आ जाते छोड़ के, लेकिन सारी चीज़ें साइड पे कर दो। ठीक है ना? बाकी तमाम चीज़ें अगर दो कंट्रीज के अंदर सेम हो, दो कंट्री के अंदर तमाम चीज़ें सेम हो, रिश्तेदारियां नहीं निभानी आपने, कल्चर को आपको कोई फर्क नहीं है, ठीक है, आपके रिश्तेदार यहाँ भी है वहाँ भी है, तो जहाँ लिविंग कॉस्ट कम होगी, जैसा घर यहाँ है वैसा वहाँ मिलेगा, जैसा स्कूल यहाँ है वैसा दूसरी कंट्री में, अगर सब सेम हो बाकी, तो जहाँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है वो छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्या वहाँ $1.6 में वही चीज़ अफोर्ड हो सकती है। तो जब उस जगह पर लोग रहने जा रहे होंगे तो उस करेंसी को डिमांड करना शुरू हो जाएंगे,
अब लोग इस कंट्री ए से कंट्री बी की तरफ ट्रैवल होने के लिए वहाँ की करेंसी को डिमांड करेंगे। जब वहाँ की करेंसी को डिमांड करेंगे तो वहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएगी। जब करेंसी स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएगी तो फिर $1 के बदले 300 रुपये नहीं रहेंगे, फिर वो $1 के बदले 250 पे आ जाएगी स्ट्रॉन्ग होने के बाद, और फिर ये पैरिटी मेंटेन हो जाएगी $2 इक्वल्स टू 500। क्योंकि समझ आई बात? ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये कब होती है? जब फ्रीली मार्केट फ्लोट हो रही हो। लेकिन अगर आपने मैनेज किया हुआ है उसको, तो उसे परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर किसी किस्म के इम्बैलेंस आ सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट, ठीक है? आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको यूज, मतलब समझे ना रिक्वायरमेंट, अल्फाज याद रहेगा तो गुड है। समझाने के लिए ओवरऑल कि इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस ऐसे किसी किस्म के आ सकते हैं। इसके अलावा कोई इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस ऐसे आ सकते हैं कि आपके मिसाल के तौर पे आपने एक रेंज के अंदर रखा हुआ है अपने एक्सचेंज रेट को, या फिक्स किया हुआ है, तो उससे ये हो सकता है कि दूसरी कंट्री जो है वो रिटेलिएट करे किसी तरह, कि आप फ्री फ्लोट पे नहीं छोड़े अपनी इकॉनमी को, आपने जानबूझ के अपनी करेंसी वीक रखी हुई है, इस चक्कर में हमारे मुल्क के तमाम लोग आप ही से माल मंगवा रहे हो, हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो डिवास्टेट हो रही है। तो वो शायद कर सकते कि आप ठीक है, अब आप अपने मुल्क से जब माल भेजेंगे तो हम उस पर ड्यूटी लगाएंगे ताकि आपका माल महंगा हो जाए। तो फिर ऐसे किसी किस्म की सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? और ये ट्रेड इम्बैलेंसेज इसमें भी क्रिएट हो सकता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो टोटल है वो हो सकता है फर्क आए, एक्सपोर्ट्स कम हो जाए या इंपोर्ट्स बढ़ जाए, क्योंकि आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। ऐसी फ्लक्चुएशन हुई कि जिसमें आपकी एक्सपोर्ट जो है लोगों को इतनी एक्सपेंसिव पड़ी और वो इलास्टिक थे इस हवाले से, उन्होंने जो है माल खरीदना ही छोड़ दिया, ठीक है? और आपकी जो है इंपोर्ट जो है वो सस्ती पड़ना शुरू हो गई, तो आपके मुल्क के लोगों ने बहुत माल खरीदना शुरू कर दिया, तो इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए और एक्सपोर्ट्स बहुत श्रिंक हो गए, तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा इससे, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो आप, ठीक है? तो इस तरह के इम्बैलेंसेस उसमें भी आता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में भी आता है।